हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारा जो है चित्र संयोजन के सिद्धांत से अब टॉपिक चल गया है। तो यहाँ पर जो है आज की वीडियो में इससे संबंधित मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी इन्हें अच्छे से सॉल्व करिए, अच्छे से पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर जो इतने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कला में संतुलन है। कला में संतुलन है ये क्या है? तो संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होती है, कृति में गति की अनुभूति होती है, या कृति में स्थायित्व का भाव है, या कृति में स्थान संरचना का तरीका है। तो जो कला में संतुलन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृति में स्थान संरचना का तरीका जो होता है वो क्या होता है? कला में संतुलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में केंद्रीयता का प्रायः कहाँ होना चाहिए? चित्र में केंद्रीयता प्रायः कहाँ होनी चाहिए? यांत्रिक केंद्र के समीप, यांत्रिक केंद्र पर, नीचे की तरफ, या कोने में? तो जो चित्र में केंद्रीयता होती है वो कहाँ पर होती है? वो यांत्रिक केंद्र जो होता है उसके समीप होती है। तो चित्र के यांत्रिक केंद्र के समीप जो है केंद्रीयता होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चित्र में भार से तात्पर्य है। चित्र में भार से क्या तात्पर्य है? पूरे चित्र का भार, फ्रेम का भार, दृष्टिगत भार, या इनमें से कोई नहीं। तो चित्र में जो दृष्टिगत भार होता है, भार से क्या तात्पर्य होता है? तो दृष्टिगत भार होता है। क्या होता है? दृष्टिगत भार होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि चित्र में भार से तात्पर्य क्या होता है? दृष्टिगत भार है। जब हम किसी चित्र पर, देखिए, जब हम कोई भी हमारा चित्र है उस पर दृष्टिपात करते हैं तो हमारी जो दृष्टि होती है पहले मुख्य वस्तु, मतलब जैसे आपका कोई चित्र है और जो इसमें मुख्य चीज़ें बनी हुई हैं वो क्या होंगी? जैसे छोटे छोटे यहाँ पर मैंने आलेखन बना दिए इस तरह के, और यहाँ पर जो मुख्य वस्तु है मैंने यहाँ पर बना दी। तो जो भी हमारी उसका जो मुख्य वस्तु है उसके आकर्षण के बिंदु पर पहुँचती है, आकर्षण के बिंदु पर पहुँचती है हमारी दृष्टि। वहाँ से अन्य वस्तुओं पर होती हुई, मतलब जो वहाँ पर उसके आसपास की जो चीज़ें बनी हुई हैं, और उसी तरह से संपूर्ण चित्र भूमि पर घूम जाती है। मुख्य आकृति के अतिरिक्त अन्य आकृतियाँ भी हमारे मन में या अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करती हैं या विरोध के द्वारा मुख्य आकृति के प्रभाव को बढ़ाती हैं। वह चित्र भूमि का जो केंद्र होता है भारहीनता अथवा शून्य की स्थिति में होता है। आप देख सकते हैं कि जो चित्र भूमि का केंद्र होता है वो कैसा होता है? चित्र भूमि का केंद्र भारहीनता अथवा शून्य की स्थिति में होता है। अगला प्रश्न है कि भार का संबंध है। भार का संबंध किससे होता है? प्रमाण से, आलोचना से, संतुलन से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भार का संबंध होता है वो किससे होता है? संतुलन से इसका संबंध होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दृष्टि लघुता का संबंध है। दृष्टि लघुता का संबंध प्रकाश से, रंग से, पौध से, परिप्रेक्ष्य से। तो जो दृष्टि लघुता होती है वो किससे संबंधित होती है? परिप्रेक्ष्य से संबंधित होती है। परिप्रेक्ष्य से संबंधित होती है। परिप्रेक्ष्य जो होता है वो द्विआयामी जो चित्रतल होता है, जब उसमें गहराई का आभास दिखा दिया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? त्रिआयामी जो परिप्रेक्ष्य है, त्रिआयामी प्रभाव वहाँ पर दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर परिप्रेक्ष्य का वहाँ पर प्रयोग हो जाता है।
तो यहाँ पर आपको पता है कि चित्रतल जो होता है, चित्रभूमि या चित्र जो होता है वो कितने आयामी होता है, द्विआयामी होता है। लंबाई और चौड़ाई जो होती है इसकी चित्र की क्या होती है, चित्र की ये वो होती हैं। तो चित्र में लंबाई और चौड़ाई होती है। जब किसी चित्र में गहराई का भी या मोटाई का भी वो दिखाई देता है तो वहाँ पर परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हो जाता है। अब आता है द्विआयामी कला है। द्विआयामी कला क्या है? चित्रकला, संस्थापन, मूर्तिकला या पात्रकला। तो आप सभी जानते हैं कि द्विआयामी कला जो होती है वो कौन सी होती है? चित्रकला होती है। चित्रकला जो होती है वो द्विआयामी होती है और मूर्तिकला आपकी त्रिआयामी कला होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमूर्त कला क्या है? अमूर्त कला क्या है? कला की प्रतिछाया है, रूपवादी कला है, प्रकृति की प्रतिलिपि है या कला की प्रस्तुति है। तो अमूर्त कला क्या होती है? अमूर्त कला जिसमें हमें कोई भी आकृति ठीक ढंग से हम किसी भी वस्तु का पता नहीं लगाएं कि क्या ये बन रहा है क्या नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? अमूर्त कला कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो अरूपवादी कला जिसके किसी रूप का हमें नहीं पता लगे तो वो क्या होती है? अरूपवादी कला या अमूर्त कला होती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? प्राचीन ग्रीक वासियों ने, प्राचीन मिस्र वासियों ने, प्राचीन रोम वासियों ने या प्राचीन स्पेन वासियों ने। तो जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत था प्रतिपादित किया था वो किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन ग्रीक वासियों के द्वारा स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ग्रीक वासी, अगर ऑप्शन में ग्रीक वासी हो तो ग्रीक वासी लगाएंगे, अगर ये नहीं हो तो यूनान आप लगाएंगे। तो यूनान के जो कलाकार थे उन्होंने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु होने को कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि चित्र में किसी एक स्थान पर, कोई एक स्थान है और उस पर जो आकर्षण का केंद्र बिंदु होने को कहा गया है, सामंजस्य, एकता, पुनरावृत्ति या प्रभाविता। तो चित्र में किसी एक स्थान पर जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है उसे क्या कहा गया है? प्रभाविता उसे कहा गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है क्या होता है? परिप्रेक्ष्य, संतुलन, अंतराल या सामंजस्य। तो जो द्विआयामी तल होता है और उस पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या होता है? परिप्रेक्ष्य। वहाँ पर परिप्रेक्ष्य का वहाँ पर प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब है संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता? संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं होता? एकता, सामंजस्य, संतुलन या अंतराल। तो जो संयोजन के सिद्धांत होते हैं उनके अंतर्गत जो तत्व नहीं होता है वो कौन सा नहीं होता है? अंतराल नहीं होता है, अंतराल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अंतराल है ये क्या है? कला का तत्व है। और जो ये होता है कलाकार का क्षेत्र होता है और इसमें जो होता है यह वह स्थान होता है जिसमें कोई भी स्पर्शनीय वस्तु स्थित होती है। तो कला में ये अंतराल क्या है? एक तत्व है। अब है लय एक। लय एक व्यवस्था है, सम्मिति है, शक्ति है या ऊर्जा है। तो लय एक क्या है? लय एक सम्मिति है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे कि जो लय है उसके लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग होता है। तो लय के लिए
अंग्रेजी में रिद्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। रिद्म। इस प्रकार लय का अर्थ क्या होता है? लय का अर्थ होता है समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। देखिए, आपको ये लय की जो परिभाषा है आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा लय, प्रभाव, संतुलन, अंतराल। तो ऑप्शन में इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? लय आंसर आपका सही हो जाएगा। समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से जो उत्पन्न निरंतरता होती है वो क्या होती है? लय होती है। अगला प्रश्न है कि संयोजन का सिद्धांत नहीं है। संयोजन का सिद्धांत क्या नहीं है? सहयोग, प्रमाण, सामंजस्य या रूप। तो यहाँ पर जो संयोजन का सिद्धांत नहीं है वो क्या है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रूप जो होता है ये क्या है? कला के षडांग में इसका प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? 6, 3, 5, 4। तो यहाँ पर कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं? 3 पक्ष आपको दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो घन होता है, किसी भी घन के कितने पक्ष होते हैं? किसी भी घन के 6 पक्ष होते हैं, जिसमें केवल हमें 3 पक्ष दिखाई देते हैं। अब अगला प्रश्न है कि प्रमाण को अन्य रूप में भी जाना जाता है। प्रमाण को अन्य रूप में भी जाना जाता है संबंधता का सिद्धांत, रेखा का सिद्धांत, रेखांकन का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रमाण का होता है उसे जो है संबंधता का सिद्धांत भी उसे कहा जाता है। संबंधता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो प्रमाण होता है इसे किस किस से परिभाषित करते हैं या इसे क्या क्या कहा जाता है? तो प्रमाण नाप, माप या अनुपात, नाप कहें या माप कहें या अनुपात कहें, इसका जो है इसको कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दर्शाने हेतु क्या आवश्यक है? तो आप जानते हैं कि द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दिखाते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? संतुलन और लय, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, अंतराल और पौध, वर्ण और तान। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जब द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दिखाया जाता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश का। परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चित्र भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? यह संभव है। चित्र भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? यह संभव है। किसके द्वारा? तो यहाँ पर देखते हैं कर्ण पद्धति के द्वारा, समविभक्ति के द्वारा, आकार में विभिन्नता के द्वारा या स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के द्वारा। तो जो चित्र भूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत होता है उसे के द्वारा जो है चित्रभूमि होती है उसे कितने ही भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर बनाए गए चित्र को कहा जाता है। जब विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर बनाया गया जो चित्र होता है उसे बाटिक कहा जाता है, कोलाज, छापा चित्र या फ्रेस्को। तो उसे क्या कहा जाता है? आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कोलाज आपका आंसर हो जाएगा। कोलाज में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की जो सामग्री होती है उसे चिपकाया जाता है और क्या है यहाँ पर चित्र का निर्माण किया जाता है। तो कोलाज आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है?
परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 8, 4 या 3। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए, इसमें दिया हुआ है कि परिप्रेक्ष्य के कितने प्रकार हैं, इसमें विवाद है। आयोग ने इसमें विकल्प 1 और 4 दोनों माना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखना है कि जो परिप्रेक्ष्य होता है वो 2 प्रकार का होता है। आपके लिए आंसर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 आंसर सही मानना है। दो जो है परिप्रेक्ष्य के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र कहलाता है। यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए जो प्रकाश और छाया के माध्यम से जो चित्र बनाया जाता है क्या कहलाता है? 3 आयामी प्रकृति चित्र, 2 आयामी या जीवन अध्ययन। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 आयामी जो चित्र होता है वो प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लगाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर तो करना ही करना है, और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। देखिए, आपको जो ये समय है आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इस समय का सदुपयोग करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी हैं इनमें आप अपनी एक सीट को पक्की कर सकें। तो मिलते हैं देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।